हाय नमस्कार। तो हम लोग देख रहे हैं जो 11वां चैप्टर है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उसका। ठीक है, तो 11वें अध्याय में हमने अब तक 2 वीडियो कवर कर लिया है, जिसमें पहला वीडियो था आपका वाष्पीकरण और संघनन के बारे में। उसमें जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो सापेक्ष आर्द्रता हो, चाहे निरपेक्ष आर्द्रता हो, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें कवर किए थे। दूसरा वीडियो था आपका बादल और उसके प्रकार से रिलेटेड। और तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर का वो है वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें ये है। इसमें अगर डिटेल में आपको देखना है कि और क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण होता क्या है। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन के, जैसे वर्षा हो गया, हिमपात हो गया, सहिम वृष्टि हो गया, कर्कापात हो गया। इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर टाइप ऑफ रेनफॉल को देखेंगे हम लोग कि वर्षा के जो प्रकार होते हैं, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा जो होता है उसको कवर करेंगे। और उसके बाद विश्व में जो वर्षा का वितरण है, आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। तो देखो, वायुमंडल है, वायुमंडल में जलवाष्प होता है। तो ऊंचाई पे जलवाष्प क्या होगा, जब तापमान घटेगा तो ये जो जलवाष्प होंगे ये इसका संघनन होता जाएगा। संघनन हो करके ये जो आपके जल के रूप, बूंदों के रूप में ये जो जलवाष्प होगा, जो गैस के रूप में होगा, वो परिवर्तित होने लगेंगे जल के बूंदों के रूप में, और इस तरह से वहां बादल की रचना होगी। ये जब जल की बूंदें आपस में जुड़ करके जब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो होता क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है इन पे भी। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो जब ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी आकार में, और हवा जो है इसको अपने भीतर यानी कि ऊंचाई पे इसको रोक नहीं पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी, तो ये फिर मुक्त होती है। मुक्त होकर के नीचे वर्षा के रूप में या वर्षण के रूप में जो है वो नीचे गिरती है, जिसको हम लोग वर्षण बोलते हैं। तो पढ़ देता हूं एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया के कारण संघनित कणों का, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, उसका आकार जो है वो बड़ा होता रहता है। और जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसको रोकने में असफल हो जाता है तो ये जो है पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसीलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जो आप देखते हो वर्षा होती है उसको भी प्रेसिपिटेशन बोला जाता है, लेकिन सिर्फ नाम से समझ में आ रहा होगा ना, वर्षण और वर्षा। तो इस चीज को आपको समझना है और नहीं भी समझना है। क्यों? क्योंकि वर्षा इसमें होती है बट सिर्फ वर्षा नहीं होती है ना। ये वर्षण में, वर्षण जो है द्रव रूप में तो हो ही सकता है, बट ये ठोस रूप में भी हो सकता है। जब देखो यहाँ पे स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फबारी होती है, तो वो भी वर्षण है। जब आपका ओला पत्थर गिरता है तो भी वर्षण है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपका ये सिर्फ बारिश होना वर्षण नहीं है। तो वर्षण के जो है, मतलब इस चीज को पहला समझ लो कि ये द्रव रूप में भी हो सकता है वर्षण। ये जो जल की बूंदे गिर रही है वो लिक्विड फॉर्म में भी गिर सकती है और सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस रूप में भी गिर सकती है। तो इसी आधार पे ये जो वर्षण है उसको हम 4 प्रकार में जो है बांटते हैं। सबसे पहला है वर्षा यानी कि रेनफॉल। इसका हिंदी नाम अभी देखेंगे हम लोग आगे, इस तस्वीर से आप पहले समझ लो। तो वर्षा एक हो गया, एक इसका रूप हो गया। दूसरा रूप है आपका स्नोफॉल यानी कि हिमपात, यानी कि जब जो कश्मीर में बर्फबारी जिसको आप समझते हो ना, वो है। तीसरा है आपका शीत, इसको सहिम वृष्टि बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं इसको। और चौथा है आपका कर्कापात, जिसको हेल बोलते हैं आपका अंग्रेजी में। तो ये 4 रूपों में जो है वो वर्षण हो सकता है, या फिर वर्षण की ये 4 रूप हैं। सबसे पहले हम लोग रेनफॉल को देखते हैं, वर्षा को देखते हैं। तो आमतौर पे जो आप बारिश देखते हो वही है आपका वर्षा, ठीक है। कि जब वर्षण जो है, प्रेसिपिटेशन जो है, जब पानी के रूप में हो तो उसको रेनफॉल बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। दूसरा है हिमपात यानी कि स्नोफॉल। तो जब तापमान जो है वो 0 डिग्री से कम हो तब ये जो वर्षण होगा, ये जो प्रेसिपिटेशन होगा, वो हिम के रूप में होता है, हिमतोलों के रूप में होता है ना। और जिसको हम लोग स्नोफॉल या फिर हिमपात बोलते हैं। यानी कि देखो, कश्मीर या फिर हिमाचल में आपने सर्दियों के दिनों में देखा होगा कि वहां पे बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। तो बर्फबारी शुरू सर्दियों में ही क्यों होती है? क्योंकि तापमान जो है वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो नीचे चला जाता है, और जो पानी के रूप में यहाँ पे बूंदे यहाँ पे धरातल पे आनी चाहिए थी, वो ऊपर ही जम करके जो है वो बर्फ के रूप में यहाँ पे आती है और बर्फबारी होती है। तो वही देखो, आप फिर से हिमाचल के में ही गर्मियों के मौसम में ये नहीं होगा, वो वर्षा ही होगी, वहां पे स्नोफॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो जब 0 डिग्री से नीचे नहीं है, वो थोड़ा ऊपर है, तो पानी के रूप में ही आता है, वो जमता नहीं है। तो स्नोफॉल यानी कि हिमपात, ये भी वर्षण का एक रूप है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा देख लिया हमने, हिमपात देख लिया यानी कि स्नोफॉल देख लिया। इन दोनों के अलावा 2 और प्रकार है या 2 और रूप है इसको। एक है आपका सहिम वृष्टि, जिसको स्लीट बोलते हैं, और दूसरा है कर्कापात, जिसको हम लोग हेल बोलते हैं, हेल स्टोन बोलते हैं इसको।
आगे देखेंगे हम लोग। तो ये दोनों क्या क्या होते हैं इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले सहिम वृष्टि यानी कि तीसरा हो जाएगा। तो सहिम वृष्टि क्या है? जमी हुई वर्षा की बूंदे है या पिघले हुए पानी की, यानी पहले बर्फ के रूप में होगा, वो पिघल गया फिर ये जम गया। सिंपल समझो, देखो सहिम वृष्टि और कर्कापात जो भी मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा वो क्या है कि मान लो कि यहाँ पे पानी की बूंदे गिरी, जल की बूंदे, वहां पे बादल का संघनन हुआ, वर्षा हुई और गिरी, और यहाँ पे कोई लेयर था जिसका तापमान 0 डिग्री से कम था। इस लेयर का तापमान वहां पे नहीं था, धरातल पे भी ठीक है ना, धरातल पे भी 0 डिग्री से ऊपर है तापमान, और ऊपर भी था जो उतना नहीं था, जमा हुआ नहीं था पानी, बट बीच में कोई सतह मिली जो कि बिल्कुल ठंडी सतह थी, और जब ये पानी की बूंदे ठंडी सतह से गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगी? बर्फ के रूप में जम जाएगी। समझ रहे हो आप? अब इसमें आकार का अंतर हो सकता है। जब आकार बिल्कुल छोटा होगा, वर्षा की बूंदों से भी छोटा छोटा होगा, तो इस वृष्टि को हम लोग बोलते हैं सहिम वृष्टि, यानी कि उसमें बर्फ के टुकड़े गिरेंगे, ठोस टुकड़े, मतलब आपको चोट लगेगी उससे, ठीक है ना। बर्फबारी में आपको चोट नहीं लगती, बट इसमें सहिम वृष्टि में क्या है कि आपको चोट लगेगी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जब होते हैं तो उसको ये बोलते हैं। अब ये टुकड़े थोड़े बड़े हो जाए, ये मान लो, तो इसी को हम लोग कर्कापात बोलेंगे। आगे जो है दिखाऊंगा आपको, ये कर्कापात या फिर हेल स्टोन इसको बोलते हैं, ओला पत्थर, ठीक है। तो पहले सहिम वृष्टि को देख लो, दोनों एक ही चीज है, बस साइज का अंतर है। तो वही देखो आगे कह रहा है कि जब ये जो वर्षा की बूंदे हैं जब सतह पे गिरे, लेकिन उसका जो तापमान है वो जमाव बिंदु से कम हो, तब क्या होगा? ये सहिम वृष्टि होता है, स्लीट का जो है ये वृष्टि होती है। यहाँ पे मैकेनिज्म इसका बताया जा रहा है कि वर्षा की बूंदे जो गर्म हवा से निकलती है, जो मैंने आपको बताया था, बस इसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि वर्षा की बूंदे जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो ठोस हो जाती है और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार के रूप में बर्फ के रूप में गिरती है, छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरेगी, यानी कि इसका जो आकार होगा वो वर्षा की बूंदों से भी छोटा होगा और ये बर्फ होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब सिंपल समझो ना कि ऊपर से चला, नीचे कोई लेयर पाई गई जिसका तापमान जो है वो जमाव बिंदु से नीचे है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री से नीचे है, तो वो बर्फ के रूप में नीचे गिरेगा और साइज इसका बहुत छोटा होगा, तो हम उसको सहिम वृष्टि यानी कि स्लीट बोलेंगे। आगे है कर्कापात, सेम वही चीज है, बस इसमें क्या होगा कि ये जो आप टुकड़ा देख रहे हो बर्फ का, ये थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। वही कह रहा है कि कभी कभी वर्षा की बूंदे बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस रूप में टुकड़ों में जो है वो परिवर्तित हो जाती है और पृथ्वी की सतह पर यह पहुंचती है, जिसको हम लोग ओला पत्थर यानी कि हेलस्टोन बोलते हैं। ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडे परतों से होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया सेम चीज है, बस साइज का अंतर है। ये जो ओला पत्थर है ये एक के ऊपर एक बर्फ के कई सेकेंडरी परतों वाले होते हैं। मतलब यहाँ पे जो आप ये गोला देख रहे हो इसमें कई सारे बर्फ के मतलब पानी की लेयर होती है, वो जमती है और उससे जो है ये ओला पत्थर बनता है। ये हो गया आपका कर्कापात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि वर्षा जो हमने पहला टाइप देखा था वर्षण का, वर्षा रेनफॉल, तो रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे जो है जो वर्षा है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है आपका संवहनीय वर्षा यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है आपका पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरा है आपका चक्रवाती वर्षा, इसी को फ्रंटल वर्षा यानी कि वाताग्रीय वर्षा भी बोलते हैं। फ्रंटल रेनफॉल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल जो चक्रवातों वगैरह में बनता है, टेम्परेट साइक्लोन और उसमें। तो तीनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहला है संवहनीय वर्षा। नाम में देखो संवहन लगा हुआ है। संवहन क्या होता है मैंने आपको बार बार बताया है कि हवा जब देखो धरातल गर्म हुआ, यहाँ पे मान लो कोई भी सरफेस है वहां पे हवा होगी और धरातल गर्म हुआ तो ये हवा जो है वो ऊपर उठेगी। तो वायु का ऊपर उठना यानी कि वायु का उदर्व प्रवाह जो है वो संवहन कहलाता है। तो वायु ऊपर उठेगी और इस संवहन के कारण जो वर्षा होगी उसको हम लोग संवहनीय वर्षा बोलेंगे। तो होता क्या है इसमें, तो ये वायु ऊपर उठेगी गर्म सतह से और इसमें आर्द्रता होगी मान लो, और धीरे धीरे जब ऊपर जाएगी तो तापमान जो है वो घटता जाएगा ऊंचाई के साथ। यहाँ पे जब तापमान घटेगा तो वायु संतृप्त हो जाएगी और वायु जब संतृप्त होगी तो उसका संघनन हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट संतृप्त कैसे होती है, ये संघनन क्या होता है, ये संवहन क्या होता है, एक एक करके मैं आपको चैप्टर दर चैप्टर वीडियो दर वीडियो जो है आपको क्लियर करता आ रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट को। जो देखते आ रहे हैं वो ठीक है फिर उनका। तो इतना ही समझो कि संवहन जब होगा ऊपर जाएगी तो ठंडी होकर के वायु का वहां पे संघनन, मतलब कि पहले वो संघनन होकर के आपका बादल बनेगा, फिर उसके बाद और टेम्परेचर ठंडा होगा तो वर्षा के रूप में यहाँ पे जल की बूंदें नीचे आएगी। इस वर्षा को, इस तरह की वर्षा को हम लोग संवहनीय वर्षा बोलते हैं। अब मैं पढ़ देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि हवा गर्म हो जाने पर हल्की होती है और हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है।
और उसके बाद वायुमंडल के ऊपरी परत में जाएगी, उसके बाद ये फैलेगी तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। ठीक है, टेम्परेचर ऊपर घटेगा, ठंडी होगी, परिणाम स्वरूप क्या होगा, संघनन होगा, और संघनन होगा तो बादल बनेंगे। कौन से बादल यहाँ पे, कपासी मेघ। मेघों का टाइप्स पिछले वीडियो में देख लिया है। तो कपासी मेघ बनते हैं और यहाँ पे वर्षा होती है गरज और बिजली कड़कने के साथ। लेकिन ये जो वर्षा होगी, जो संवहनीय वर्षा होती है, वो तुरंत मतलब कि आती है, थोड़े समय के लिए रहती है और फिर चली जाती है, मतलब बहुत लंबे समय तक ये नहीं टिकती है। जो गर्मियों में देखो, जब जून का महीना होता है, जून जुलाई का महीना होता है, जब मानसून जब आ जाता है, तो देखते हो कि आप अचानक से दोपहर में बहुत तेज तापमान जो है वो हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा तेज होता है, और देखोगे कि एक आध घंटे में फिर बारिश भी हो जाती है, तुरंत बारिश होती है, फिर टेम्परेचर को बैलेंस हो जाता है और फिर बारिश खत्म हो जाती है, अचानक ही वर्षा। तो वैसे मतलब कि गर्मियों में जो है वो संवहनीय वर्षा ही होती है वो। ठीक है, तो ये है, तो वही देखो बोला जा रहा है कि इस प्रकार की जो वर्षा होती है गर्मियों के दिन में, ठीक है, गर्म समय में होती है ये, जब खास करके दोपहर से लेट, मतलब थोड़ा सा आफ्टरनून में होता है ये वर्षा विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पे तो रोज होती है। ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पे ये संवहन की प्रक्रिया इसलिए ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है और तापमान भी बहुत ज्यादा है, और महाद्वीपों के भीतरी भागों में भी ये चीजें होती है, कहीं भी हो सकता है वैसे, बट ज्यादा जो होता है वो आपको मैंने बता दिया कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है और गर्मियों में होती है। अगला है पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये क्या होता है, देखो पहले मैं आपको पिक्चर पे समझा देता हूं, उसके बाद मैं पढ़ दूंगा इसको। तो देखो पर्वतीय लगा हुआ है यानी कि पर्वत तो होगा ही इसमें। तो मान लो कि इस तरह से एक पर्वत है और इधर से हवा आ रही है, यहाँ पे समंदर मान लो। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको वेस्टर्न घाट का एग्जांपल देता हूँ। जो भारत में पश्चिमी घाट है, ये हमारा जो भारत है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसके पश्चिमी तटीय इलाकों पे, उसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। यहाँ पे आपका गोवा हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे पूरा, उसके बाद केरला हो गया। तो यहाँ पे सेम यही चीज होता है। यहाँ पे आपका अरब सागर है, समंदर है, इधर से एक बार सही से मैं बनाता हूँ, ये समंदर है, ठीक है, यहाँ पे आपका पर्वत है। तो मान लो कि पर्वत ये वाला है और इधर समंदर है, इधर से हवा आ रही है आपका अरब सागर से। जब हवा इधर से आ रही है समंदर के ऊपर से, तो इसमें क्या है, आर्द्रता है, हवा में आर्द्रता है, मॉइस्चर है, नमी है। अब जब ये पहाड़ से टकराएगी तो पहाड़ बोलेगी कि अब जा, कैसे जाओगे, ठीक है, तुमको जाने नहीं देंगे, हवा को बोल रही है। हवा बोलेगा कि हम तो जाएंगे, ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे हम, तो हवा ऊपर से चढ़ के जाएगी। लेकिन जब हवा ऊपर से चढ़ेगी, मतलब मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये क्या करेगी, इसको रोक लेगी, अवरोध बन जाएगी हवा के रास्ते में। तो हवा क्या करेगी, उसको उस तरफ जाने के लिए वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेगी। ऊपर चढ़ेगी तो जब भी ऊंचाई पे हवा जाएगी तो ऊंचाई पे क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। तो जब तापमान यहाँ पे घटेगा तो यहाँ तक जाते जाते फिर क्या होगा कि इसका संघनन हो जाएगा, बादल बनेगा और वर्षा होगी, और इस तरह से इसमें जो आर्द्रता होगी पूरी तरह से निचुड़ जाएगी। यहाँ तक आते आते, पीक पे आते आते जितनी आर्द्रता होगी वो सब इसी ढाल पे जो है वो वर्षा करा देगी। फिर वायु यहाँ पे चढ़ करके जब नीचे की ओर उतरेगी तो उसमें क्या होगी, वायु उतर तो जाएगा बट उसमें आर्द्रता होगी ही नहीं, ये आर्द्रता खत्म हो जाएगी। तो यानी कि ये देखो इस फेस को जिसपे हवा आकर के टकरा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड, पवन जो ढाल होता है उसको बोलते हैं, पवन मुख ढाल शायद बोलते हैं इसको, और इसको पवन विमुख ढाल बोलते हैं, यानी कि लीवर्ड साइड। तो इस साइड पे वर्षा हो रही है और इस साइड पे जब हवा गई तो बेचारी वो सूखी हुई है, उसमें आर्द्रता है नहीं, तो इसलिए इस क्षेत्र में पूरा जो है वो सूखा रह जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ये जो लिखा हुआ आगे हम लोग देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो यही सेम चीज आपका पश्चिमी घाट के आसपास होता है कि जो आपका अरब सागर की तरफ वाला ये मुख है पर्वतों का, उस तरफ वर्षा होती है, और जो अंदर की तरफ भाग है, मतलब ये आपका कर्नाटक हो गया, आपका महाराष्ट्र इधर हो गया, तो वहां पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि हवा जो होती है वो बिल्कुल इधर सूखी होती है। तो वही कह रहा है कि जब संतृप्त वायु की संहति यानी कि हवा समझो बस पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, तथा जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी, फैलेगी और तापमान जो है गिरेगा, ठीक है, और ये आर्द्रता जो है वो संघनित हो जाएगी। समझ रहे हो, टेम्परेचर घटेगा और इसका संघनन होगा और वर्षा होगी। फिर क्या बोल रहा है कि इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि वह पवन अभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा करती है। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये जो ढाल देख रहे हो, उसको बोलते हैं पवन भिमुख ढाल, अंग्रेजी में बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, क्लियर है। और इसको बोलते हैं हम लोग पवन विमुख, विमुख, पवन लगा दो आगे, विमुख ढाल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड इसको बोलते हैं, क्लियर है।
तो वही कह रहा है कि इस ढाल पे सबसे अधिक वर्षा होती है और इस भाग में वर्षा होने के बाद जब हवाएं दूसरे ढाल पे पहुंचती है, इस ढाल पे, तो वे नीचे की ओर उतरती है तथा उसका तापमान बढ़ जाता है। अब ये सूखी हवा नीचे की ओर उतर रही है, उसका तापमान कैसे बढ़ जाएगा, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको जो वायु दाब और पवन था उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रुद्धोष्म प्रक्रिया जो टॉपिक है उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू ये गर्म होता है। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि जब देखो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, डिटेल तो नहीं बताऊंगा, फिर वीडियो बहुत लंबा होगा। ये जब हवा नीचे उतरने लगती है तो ये जो हवा सूखी हुई है बिल्कुल, लेकिन गर्म कैसे होगी वो समझ लो। जैसे ही नीचे उतरेगी तो हवा क्या होता है, उसका ये जो वायु दाब है वो घटता है और हवा कंप्रेस होती है। तो इस कंप्रेशन के कारण उसमें ताप उत्पन्न होता है। जब भी कोई भी चीज उसको दबाओगे तो उसके अणु आपस में टकराएंगे और उसके कारण उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, वो तो उसका तापमान जो है उस पिंड का बढ़ता है। बाहर से कोई टेम्परेचर इसमें नहीं आएगा, है ना। तो उसके कारण से यह हवा का तापमान बढ़ जाता है। वही बोल रहा है कि जब वो नीचे की ओर उतरती है तो उसका तापमान बढ़ता है तथा तब उनकी आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्यों? फिर वही आ गया कि अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पढ़ाया था पिछला वीडियो, ठीक है, पिछले का पिछला, उसमें बताया था कि जब भी हवा को हम गर्म करते हैं तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और जब तक वो संतृप्त नहीं होगा वर्षा होनी नहीं है। तो जैसे ही आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ेगी तो वर्षा तो होने से रही फिर, ठीक है, क्योंकि उसको अब और जो है वो आर्द्रता चाहिए। तो इस प्रकार ये जो ढाल होता है, थोड़ा सा देखो आपको मेरे ख्याल से मिक्स हो गया होगा चीजें, मुझे लग रहा है जहां तक। देखो आप समझ लो, इधर गया हवा, नीचे उतरी, उसमें कोई नमी नहीं है, शुष्क है हवा, हवा गर्म हो गई। गर्म कैसे हुई? रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है आप जाकर के वीडियो देख सकते हो पिछला। फिर चूंकि जब ये गर्म हुई तो गर्म होने के कारण उसकी जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है, और ये सूखा हुआ रहता है। और इस भाग में जिसमें वर्षा कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं रेन शैडो एरिया, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो पर्वतीय वर्षा ये हो गई। अगला है चक्रवाती वर्षा या फिर फ्रंटल वर्षा, वाताग्री वर्षा इसको बोलते हैं। फ्रंट तो अंग्रेजी में हो गया वाताग्री, ठीक है, और वाताग्र को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रंट, FRONT। तो हालांकि एनसीईआरटी आप जब देखोगे इस चैप्टर में तो उसकी जगह पे समझाने की बजाय ये लिखा हुआ है कि आपने पहले ही पुस्तक के 10वें अध्याय में चक्रवातों में इसको पढ़ लिया है आपने, तो भी पुस्तक में आपको बताया नहीं गया है, बट चलो मैं बता देता हूं आपको। ये इसके नीचे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने लिख दिया है, नहीं, किताब वाला लिखा हुआ वो मैंने लिखा है। तो चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा क्या होती है, तो दो चीज आपको समझनी पड़ेगी, यानी वाताग्री वर्षा। तो वाताग्र आपने समझा। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात क्या होता है कि बीच में आपका सेंटर में आपका निम्न दाब होगा। निम्न दाब क्यों होगा? क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होगा, जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा जो है वो ऊपर उठेगी यहाँ पे, और वहां पे आपका उस तरह से ठंडा होगा, संघनन होगा, वर्षा होगी, ठीक है। बट फ्रंटल वर्षा, वाताग्री वर्षा क्या होगी, देखो क्या होता है। हालांकि ये वाताग्री वर्षा है, इसको समझिए। फिर चक्रवाती वर्षा आप देखेंगे तो उसमें संवहनीय वर्षा ही हो जाएगी वो। मैं अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप देखें तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वाताग्री वर्षा बताता हूं, ये भी चीजें वही है। ये बनता है वाताग्र जो आपका शीतोष्ण चक्रवात होते हैं उसमें। तो शीतोष्ण चक्रवात वाला ही कॉन्सेप्ट है ये, कि वो उसमें फ्रंट के सहारे या वाताग्र के सहारे कैसे वर्षा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वाताग्र क्या होता है। वाताग्र होता है कि दो जब वायु राशियां, एक मान लो कि इधर गर्म वायु राशि है और एक है ठंडी वायु राशि, तो दो वायु राशियां जब मिलती है तो उसके बीच का जो मिलन का क्षेत्र है, यानी कि मीटिंग रीजन है या बॉर्डर रीजन उसका दोनों का, उसको हम लोग बोलते हैं वाताग्र। वाताग्र फ्रंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, है ना। अब मान लो कि जब फ्रंट के सहारे वर्षा होगी, वाताग्र के सहारे वर्षा होगी, तो इसको वाताग्री वर्षा बोलेंगे, फ्रंटल रेनफॉल बोलेंगे। कैसे फ्रंट के सहारे वर्षा होगी? तो ये गर्म हवा क्या करेगी कि इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेगी, या फिर ठंडी हवा जब इस इलाके में आएगी तो ठंडी हवा इसको ढकेल करके गर्म हवा को ऊपर कर देगी, यानी कि ऊपर उठा देगी उसको। तो जब गर्म हवा ऊपर उठेगी, यहाँ पे देखो ये आपका इधर ठंडी, ये गर्म हवा है, इधर आपका ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, तो इसको ढकेल करके जब गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। हवा जब ऊपर उठेगी, गर्म होगी, आर्द्रता उसमें होगा, तो ऊपर जाने के बाद उसका तापमान घट जाएगा। तापमान घटेगा तो आपका संघनन होगा, बादल बनेगा और वर्षा होगी, ठीक है। तो वही सब चीज है। बस यहाँ पे देखो, संवहनीय वर्षा में संवहन के द्वारा वायु ऊपर उठी, ठीक है, यानी ताप के कारण ऊपर उठ गई। पर्वतीय वर्षा में पर्वतों के कारण ऊपर उठी।
और वाताग्रीय वर्षा में वाताग्र के सहारे ऊपर उठ गई, तीनों में वायु ऊपर उठ रही है, ऊपर जाकर के ठंडी हो रही है, तब वर्षा हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, उठने का रीजन बस ऊपर अलग अलग है और उसके नाम से अलग अलग वर्षा है। अब हम लोग देखते हैं कि संसार में वर्षा का वितरण, ये जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ग्लोब पे, उसको हम लोग देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि ये पूरे साल में पृथ्वी पर अलग अलग भागों पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है और अलग अलग मौसम में भी अलग अलग होती है। ठीक है, कैसे? जैसे भारत का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो 2 स्थान ले लो आप, एक मान लो कि बंगाल का ले लो, बंगाल में वर्षा ज्यादा होती है, दूसरा राजस्थान का ले लो तो राजस्थान में वर्षा कम होती है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगी और आपका अलग अलग मौसम में अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि बारिश के मानसून के रीजन में हमारे यहाँ क्या होता है, मानसून की जब मौसम आता है तो उसमें वर्षा ज्यादा होती है, और आपका जब ये ठंडी के मौसम में या फिर जो आपका जनवरी के बाद जो मार्च वार्च का महीना आता है उसमें वर्षा कम होती है। तो मौसम के हिसाब से और स्थान के हिसाब से ये जो वर्षा की मात्रा है वो बदलती है। ठीक है, कैसे होगा, कहाँ पे ज्यादा और कहाँ पे कम होगा? तो देखो, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, सामान्यतः वर्षा की जो मात्रा होती है वो घटती जाती है। यानी कि 0 डिग्री से जब हम इधर ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ऊपर और नीचे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, तो वर्षा की मात्रा जो है वो घटती जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विश्व के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये आप तटीय क्षेत्र देख रहे हो, कोस्टल एरियाज होते हैं, उस पे जो वर्षा होती है वो महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कि तटीय इलाकों में वर्षा ज्यादा होती है और जो भीतरी भाग होते हैं महाद्वीपों के, ये सब आंतरिक जो भाग होते हैं, वहां पे वर्षा उसके मुकाबले, तटों के मुकाबले कम होती है। क्लियर? अब कह रहा है कि महासागरों के ऊपर जो वर्षा होगी वो महाद्वीपों के अपेक्षा, स्थलीय भागों की अपेक्षा वर्षा ज्यादा होगी। वही कॉन्सेप्ट है कि देखो, महासागर पे क्या है, वहां पे जल ही जल है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण लगातार होता रहेगा, वाष्पीकरण लगातार होगा तो संवहन होगा और ऊपर जाकर के आपका बादल बनेगा और वर्षा होती रहेगी। यहाँ पे स्थलीय भाग में क्या है कि हो सकता है तापमान ठीक है गर्म हो, बट मान लो कि रेगिस्तान हुआ, तो अब रेगिस्तान है और वायु गर्म भी हो गई, वायु बेचारा गर्म होकर के ऊपर बार बार जा रहा है, लेकिन उसमें नमी है ही नहीं, तो वहां से वर्षा क्या होगी? तो ये तो रेगिस्तान की बात होगी, बट ओवरऑल बात जो हो रही है उसमें ये है कि महासागरों के ऊपर वर्षा ज्यादा होती है और स्थलीय भागों के ऊपर इसके मुकाबले वर्षा थोड़ी कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे महासागरों के ऊपर पानी के स्रोत की अधिकता होती है, इसके कारण से वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि विषुवत जो रेखा है, विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा आप एक ही समझो, अलग अलग नहीं है। सर्कल के रूप में हर अक्षांश होती है, इसीलिए उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। समझा चुका हूं मैं इस सब चीजों को। तो विषुवत रेखा से 35 से 40 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण भी, दोनों तरफ, ये जो 35 से 40, मान लो कि यहां से उत्तर ले लो ये यहाँ पे, और यहाँ पे आप दक्षिण भी ले लो थोड़ा सा। ठीक है, 35 से 40 डिग्री के आसपास। हालांकि इसको 30 से होना चाहिए था, बट चलो 35 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है कि पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी तटों की तरफ, पश्चिम की तरफ जब जाएंगे पूर्वी तटों से, तो ये घटती जाएगी। पूर्वी तट देखो कहाँ है, ये देखो पूर्वी तट है, ये चीन का तट ये है, मान लो ये पूर्वी तट है, भारत का ये तट पूर्वी तट है, ये जो आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हो ये तट आपका पूर्वी तट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूर्वी तटों पे वर्षा ज्यादा होगी और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती है। अच्छा, सवाल ये है कि यहाँ पे पूर्वी तटों पे वर्षा क्यों ज्यादा होती है और पश्चिमी पे क्यों कम? तो देखो, ध्यान दो कि मैंने आपको जब वो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण पढ़ाया था तो उसमें बताया था, इस रीजन में ये जो आपका जो दिया गया है 35 से 40 डिग्री के आसपास का जो रीजन है, वहां पे पूर्वी पवनों की प्रमुखता होती है, यहाँ पे पूर्वी पवनें चलती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब ये तटों से टकराएगी तो तटों पे वर्षा करेगी और जैसे जैसे ये भीतरी भागों में जाएगी या पश्चिम की तरफ जाएगी, इसमें नमी की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी, आर्द्रता की मात्रा घटती जाएगी और पश्चिम की तरफ जो है वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। ठीक है, आप भारत में भी देखते हो कि जैसे जैसे हम पूर्व के पश्चिम की तरफ जाते हैं पूर्व से, उसमें वर्षा की मात्रा जो है वो घटती है। तो फिलहाल इस चीज को आप समझ लो कि वहां पूर्वी हवाएं हैं और इस रीजन में जो है वो वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। फिर कह रहा है कि जो विषुवत वृत्त है वहां से आपका 45 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण, मान लो कि ये 45 से 65 डिग्री ये रीजन जो है, यहाँ पे भी देख लो ये रीजन जो है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या चलती है, पछुआ पवनें चलती है, मतलब कि ये जो पूर्वी पवनें चल रही थी अब वैसे नहीं चल करके यहाँ पे ये पछुआ चलेगी, तो अब उल्टा हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी तटों पे क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी और जैसे से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। यहाँ पे देखो पश्चिमी तटों पे ज्यादा होगी, 60 डिग्री से के आसपास ये होता है ज्यादातर। ठीक है, तो 45 से यहाँ पे चलो
65 दिया है, तो आप इसको मानो एनसीईआरटी है, तो इसका फैक्ट एंड फिगर मानना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 45 से 65 उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के ये पश्चिमी जो किनारे हैं वहां पे वर्षा होती है और पूर्व की तरफ ये जो है घटती जाती है। रीजन सेम है कि पूर्व की तरफ जाएगी तो उसमें आर्द्रता कम होती जाएगी और धीरे धीरे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो बोल रहा है कि जहां भी तटों पे पहाड़ जो है वो समानांतर है, मतलब तटों पे पर्वत जहां पे पाए जा रहे हैं, जैसे आपको पश्चिमी घाट मैंने भारत का बताया, यहाँ पे तटों के समानांतर पहाड़ पाए जाते हैं, यहाँ पे आपका पाया जाता है पहाड़। ठीक है, तो जहां एंडीज जैसे यहाँ पे हो गया दक्षिणी अमेरिका में, तो वहां पे जो वर्षा की मात्रा है वो पवन भिमुख तटीय मैदानों में ज्यादा होती है और प्रतिपवन दिशा में वो घटती है। वही सेम चीज जो पर्वतीय वर्षा मैंने आपको बताया था कि इस इलाके में ज्यादा वर्षा होगी इस ढाल पे और इधर जो है वो कम वर्षा होगी इस ढाल पे। सिंपल सा चीज है, ये तटीय इलाकों की बात कर रहा है। आगे क्या कर रहा है कि अगर हम वार्षिक तौर पे देखें, यानी कि जो साल भर में जो वर्षा होती है उसकी कुल मात्रा को हम एक आधार लें, तो हम पूरे जो ग्लोब पे कुछ वर्षा की कुछ प्रवृत्तियां पाते हैं, कुछ ये आपका वर्षण की जो है प्रवृत्तियां पाते हैं। ठीक है, ये प्रवृत्ति आपको नीचे दी गई है। क्या है इसमें देखो, तो इसमें 3 क्षेत्र देखो बोल रहा है, कौन कौन। एक तो विषुवत रेखीय पट्टी, ये जो विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ पे 0 से 5 या 10 डिग्री आप ले लो, ऊपर और नीचे दोनों, उत्तर दक्षिण। फिर दूसरा है शीतोष्ण प्रदेशों में जो पश्चिमी तटीय किनारों के पास पर्वतों की जो वायु ढाल है। सिंपल सा चीज, ये मान लो कि शीतोष्ण रीजन में जो तटीय क्षेत्र है वहां पे पर्वत पाए जाएंगे, उसका ये वायु ढाल। ठीक है, उस रीजन में। और मानसून वाले जो क्षेत्र हैं उसके तटीय भाग, मानसून क्षेत्रों के तटीय भाग, ये 3 एरिया में। ठीक है, थोड़ा लंबा लिखा हुआ तो आपको हो सकता है लगे कि अलग अलग है, नहीं ये एक ही है। देखो 3 रीजन की कहां तक बात हो रही है। एक तो मानसून क्षेत्र जो आपका भारत और ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया वाला हिस्सा है, दूसरा विषुवतीय क्षेत्र, और तीसरा है शीतोष्ण क्षेत्रों में वैसे क्षेत्र जो तटीय इलाकों में और उसके पास पहाड़े पाई जा रही है, पर्वत पाए जा रहे हैं, वो 3 इलाके, वहां पे प्रतिवर्ष जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बस ये समझो। ठीक है, और बोल रहा है कि महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग है, ये आपका महाद्वीपों के आंतरिक भाग है, यानी तटीय इलाकों से दूर, वहां पे वर्षा थोड़ी कम होगी, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर जो है इसके मुकाबले थोड़ा कम होती है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर आपका वहां पे वर्षा होगी वार्षिक रूप से। महाद्वीपों के जो तटीय क्षेत्र है वहां पे वर्षा की मात्रा जो मध्यम होती है, न तेज होती है, मतलब न बहुत अधिक होती है, न बहुत ज्यादा होती है, इसी रीजन में लगभग आएगा, ये 100 से 200 वाले में आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, ये 0 से आपका 30 डिग्री के बीच में, ज्यादातर समझो कि 23 डिग्री के आसपास होता है, ये 0 से 30 डिग्री तक उष्णकटिबंध माना जाता है। तो उसके केंद्रीय भाग यानी कि बीच वाले हिस्से हो गए। ठीक है, वहां पे स्थलीय भाग जो होंगे उसके बीच वाले हिस्से यानी कि आंतरिक हिस्से, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यानी कि 30 से 60 डिग्री वाला रीजन, ये वाला आपका, तो उसके पूर्वी भाग, टेम्परेट रीजन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तो उसके पूर्वी भाग और उसके भीतरी भागों में जो वर्षा की मात्रा होगी वो 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। ठीक है, एक साल में आपका 50 से 100 सेंटीमीटर वहां पर बारिश होती है। फिर वही चीज बार बार वही आ रहा है घुमा फिरा करके कि महाद्वीपों के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में, अरे ये भीतरी भाग में बात कर रहा है। वृष्टि छाया क्षेत्र कौन होगा? भीतरी भाग में अगर पहाड़ होगा, मान लो कि हिमालय है, अंदर की तरफ है, तटीय क्षेत्रों में नहीं है, तो ये जो रीजन है आपका, ये आपका पवन वाला ढाल हो गया, इस क्षेत्र की बात कर रहा है, वृष्टि छाया क्षेत्र, यहाँ पे जिसमें बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो वहां उस भाग के बारे में। और ऊंचे अक्षांश क्षेत्र यानी कि जो हायर लेटीट्यूड है 60 डिग्री से ऊपर, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे 60 डिग्री से इधर आएंगे, तो यानी कि 60 से 90 की तरफ और इधर भी 60 से 90 की तरफ, इन दोनों क्षेत्रों में क्या होता है, प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ विषुवतीय क्षेत्रों में, मतलब कुछ क्षेत्रों में जैसे विषुवतीय पट्टी में हो गया, तथा जो ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों के पश्चिमी भाग है, ये जो टेम्परेट रीजन के पश्चिम भाग है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पूरे साल जो है वो वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में पूरे साल वर्षा होती है, क्योंकि तापमान लगभग पूरे साल यहाँ पे हाई रहता है और पूरे साल जो है वो संवहन होता है, आर्द्रता तो होती ही है ज्यादा, वहां पे पूरे साल वर्षा होती है। और ये आपका जो कोल्ड टेम्परेट रीजन है वहां पे भी होता है ये चीज। ठीक है, ये तो आप जब वो पढ़ेंगे क्लाइमेटिक रीजन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किस क्लाइमेट जोन में आता है, ये सब आपको, कि कूल टेम्परेट रीजन या फिर वार्म टेम्परेट रीजन, ये सब आ जाएगा उसमें। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो नीचे हमें कमेंट में लिख के बताएं।
और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।